अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आज जो है ना, जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने एनाल्जेसिक्स को डिस्कस किया था। एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो पेन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा हमने इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को भी डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स भी ख़त्म कर लिए हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो है एंटी एमेटिक्स, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रिलेटेड टू द नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, तो एमएसएस अगर हम बात कर ले, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटी का जो वर्ड यूज़ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगेंस्ट। सही है, अगेंस्ट। और ये जो एमेटिक वर्ड है ना, ये असल में एमेसिस से निकला हुआ है। एमेसिस, एमेसिस का मतलब क्या है? वोमिटिंग। सही है, उल्टी करना, इसका मतलब है एमेसिस। तो यहाँ पे ये जो एंटी एमेटिक्स का जो वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने वोमिटिंग को स्टॉप करना है। अब हमने किस तरह से वोमिटिंग को स्टॉप करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो इंशाल्लाह आज इसको कवर करते हैं और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले हमने बात करनी है कि व्हाट इज़ एंटी एमेटिक्स। तो एंटी एमेटिक्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करें, तो एंटी एमेटिक्स क्या है? Antiemetics is a drug that is effective against vomiting and nausea. Now, what is the difference between vomiting and vomiting and nausea? तो vomiting और nausea में क्या फ़र्क होता है? मतलब nausea असल में कहते हैं vomiting की फीलिंग को, और vomiting तो आप लोग जानते हैं कि जब वो हम उल्टी करते हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो उसको हम वोमिटिंग कहते हैं। तो जो एंटी एमेटिक्स ड्रग्स होते हैं ना, ये इफ़ेक्टिव है, मतलब ये काम करेंगे अगेंस्ट दी वोमिटिंग। अगर एक बंदे को वोमिटिंग या नोजिया हो रहा है, तो हमने क्या करना है? हमने एंटी एमेटिक्स ड्रग्स को यूज़ करना है। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे तो उसके कुछ स्पेसिफिक मतलब टर्मिनोलॉजी से। पहला टर्मिनोलॉजी जो है वो हम डिफिनेशन की बात करेंगे। डिफिनेशन, डिफाइन व्हाट इज़ दैट ड्रग फॉर। ठीक है, डिफाइन करेंगे। दूसरा जो हमारा वो होगा, काम होगा, वो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, या हम इसको मूड ऑफ एक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एंटी एमेटिक्स ड्रग्स है या कोई भी ड्रग है, वो किस तरह से अपना काम करेगा। फार्माकोडायनेमिक्स जो हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास इंडिकेशन। इंडिकेशन का क्या मतलब है कि ये जो ड्रग हम डिफाइन कर रहे हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, हम कौन कौन सी कंडीशन में इस वाले ड्रग को यूज़ करेंगे। चौथा है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब है कि कभी कभार हम ड्रग्स अपनी ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट कर लेता है, अनवांटेड रिएक्शंस, अनवांटेड रिएक्शंस। तो उस अनवांटेड रिएक्शंस की वजह से वो उल्टा असर कर लेता है, तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे अनवांटेड रिएक्शंस हो गए, और इसके अलावा कभी कभार हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि ये ड्रग हमने कौन से कंडीशन में यूज़ नहीं करना, इसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एक हो गया इंडिकेशन, दूसरा हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये मैंने इसलिए ये सारा कुछ डिफाइन किया है ताकि आप लोगों को याद हो कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। सही, तो एंटी एमेटिक्स हमारे पास क्या है? एंटी एमेटिक्स आर दैट टाइप ऑफ ड्रग्स विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द वोमिटिंग एंड नोजिया। नाउ, antiemetics are typically used to treat motion sickness and the side effects of the opioid analgesics like general anesthetic and chemotherapeutic direct against cancer। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे एंटीएमेटिक्स जो है होते हैं ना, ये मोशन सिकनेस में भी यूज़ होते हैं। मोशन सिकनेस अगर आप लोग जानते हैं, कभी कभार इस तरह होता है कि जब हम लंबी सफ़र पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे गाड़ी में हमारा दिल ख़राब हो जाता है। वैसे ये दिल तो ख़राब नहीं होता, ये स्टमक का मसला होता है, लेकिन हम वो
मुहावरतन कहते हैं कि ये हमारा दिल ख़राब हो गया, तो इस तरह नहीं होता, स्टमक में मसला आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोशन सिकनेस कहते हैं। दूसरा होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस कभी कभार इस तरह होता है कि मतलब सुबह के टाइम के भी कभी कभार आपको आपका जो वोमिटिंग है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गए वो मोशन सिकनेस, वोमिटिंग एंड नोजिया, ये मेन हमारे फोकस में होंगे, ये तीन। क्लियर है? अच्छा, तो मेनली ये होते हैं मोशन सिकनेस के लिए, वोमिटिंग एंड नौशिया, एंड मॉर्निंग सिकनेस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर हम एंटी एमेटिक्स को यूज़ करेंगे तो अगर ओपाइड एनाल्जेसिक जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ओपाइड एनाल्जेसिक्स अगर आपने उसको देखा हो तो ओपाइड एनाल्जेसिक में हमने ये डिस्कस किया था कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओपाइड एनाल्जेसिक क्या हो सकते हैं, वोमिटिंग्स हो सकती है, ठीक है। तो अगर एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो पेन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो ड्रग जो हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में वोमिटिंग शामिल है, और अगर एनाल्जेसिक की वजह से वोमिटिंग हो गई है तो हमने फिर क्या यूज़ करना है, एंटी एमेटिक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल इनिस्थीज़िया अगर आपने देना है, जनरल इनिस्थीज़िया आपने देखा होगा ना, आप जब सर्जरीज़ वगैरह करते हैं तो अगर किसी की सर्जरी परफॉर्म हो रही है, ये मैं सर्जिकल वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि वो मरीज़ को कहते हैं कि आपने 12 घंटे या जो है ना 24 घंटे या 15 आवर्स आपने कुछ भी नहीं खाना। क्यों? अगर आप लोग कुछ खाएंगे तो उससे वो फिर जो है ना ऑपरेशन के दौरान या सर्जरी के दौरान क्या करेगा, वोमिट करेगा, तो वो वोमिट ख़तरनाक हो सकती है। क्लियर? तो उस ख़तरे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने उस पे ख़ुराक जो है ना वो बंद कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और जब हम जनरल इनिस्थीज़िया देते हैं तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम एहतियात के लिए एंटी एमेटिक्स फिर भी दे देते हैं ताकि अगर सर्जरी के दौरान इसको वोमिटिंग आ रही हो तो वो बंद हो जाए। क्लियर? तो ये भी एंटी एमेटिक्स हम मेनली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी डायरेक्टेड अगेंस्ट कैंसर, अगर आप कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कर रहे हैं, जब जो भी कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कीमोथेरेपी की जाती है तो उसमें भी एंटी एमेटिक्स यूज़ हो सकते हैं। असल में हमारा काम ये है कि जो भी अगर वोमिटिंग इंड्यूस हो रहा है, वोमिटिंग आ रही है, नौजिया आ रहा है, तो हमने उसको स्टॉप करना है, सिंपल। उसके लिए हमने क्या करना है, एंटी एमेटिक्स यूज़ करना है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम ड्रग स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ये अपने साथ लिख लें। एक है मेटोक्लोप्रामाइड। क्लियर? एक ड्रग है हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड। दूसरा ड्रग है हमारे पास ग्रेविनेट, ठीक है। ग्रेविनेट इसका ब्रांड नेम है, इसका जो जेनेरिक नेम है वो है डाइफिनहाइड्रामीन। दूसरा ड्रग हमारे पास ये है। अच्छा, तीसरा ड्रग हमारे पास कौन सा है, तीसरा ड्रग है हमारे पास स्कोपोलामीन। क्लियर है? इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो चौथा ड्रग है वो है हमारे पास एट्रोफिन। ये आपको अगर नज़र आ रहा है ना, एट्रोफिन। तो ये चार ड्रग हमने आज डिस्कस करने हैं, दैट हाउ दीज ड्रग्स विल स्टॉप द नोजिया एंड वोमिटिंग। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मेट्रोक्लोप्रामाइड से। मेट्रोक्लोप्रामाइड की जो है ना उसकी कुछ मैकेनिज्म है। पहले आपने ये जानना है कि व्हाट इज़ डोपामिन रिसेप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ड्रग भी काम करेगा उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे। जिस तरह से हमने नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में डिस्कस किया, एक मिनट, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स कौन से है, जिसमें हमारे पास मॉर्फिन है। क्या है? मॉर्फिन, ठीक है। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के लिए कुछ रिसेप्टर्स थे, उसको हम कौन से रिसेप्टर्स कहते थे, म्यू, कापा एंड डेल्टा। तो ये स्पेसिफिकली यूज़ होते थे फॉर द मॉर्फिन। इस तरह से एंटी एमेटिक्स के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स। मेटोक्लोप्रामाइड विल वर्क ऑन डोपामिन रिसेप्टर्स।
सिंपल। अच्छा, dopamine receptors control neuronal signaling that modulates many important behaviors such as spatial working memory. Dopamine also play an important role in the reward system, incentive salience, cognition, prolactin release, emesis and motor function. अब डोपामिन का काम क्या है? बहुत सारे काम है। यहाँ पे ये मेमोरी में भी काम करता है, रिवॉर्ड सिस्टम में भी काम करता है, कॉग्निशन एंड रिलेशनशिप्स में भी काम करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज में भी काम होता है। जिस तरह से वो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तो उसके लिए प्रोलैक्टिन का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी डोपामिन की वजह से रिलीज़ होता है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये एमएसएस। हम ये सारे जो फंक्शंस वगैरह इसके हैं इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ एमएसएस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि एमएसएस क्या है, वही वोमिटिंग एंड नॉजिया। क्लियर? तो डोपामिन का जो एक एक्शन है वो क्या है? एमएसएस है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि डोपामिन रिसेप्टर्स की वजह से एमएसएस हो सकती है, वोमिटिंग एंड नॉजिया हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है? अच्छा, डोपामिन रिसेप्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स विच इंक्लूड D1, D2, D3, D4, D5। डी का मतलब क्या है? डोपामिन। 1 2 3 4 5। ईच रिसेप्टर्स हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। अब हर रिसेप्टर्स के अलग अलग फंक्शन है, लेकिन वोमिटिंग के लिए जो यूज़ होगा ना, हमने उसको ब्लॉक करना है। रिमेंबर वन थिंग, डोपामिन एमएसएस करता है, उसके लिए मुख्तलिफ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से D1, D2, D3, D4, D5 है। हम सारों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे जो हम वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए ब्लॉक करेंगे। क्लियर? तो अभी चलते हैं कि किस तरह से मेटोक्लोप्रामाइड जो है ना वो इसको स्टॉप करेगा। अच्छा, मेटोक्लोप्रामाइड। सो द मेटोक्लोप्रामाइड द एंटी एमेटिक एक्शन, क्या मतलब हुआ कि ये अब एमएसएस को स्टॉप करेगा। द एंटी एमेटिक एक्शन ऑफ द मेटोक्लोप्रामाइड इज ड्यू टू इट्स एंटागोनिस्ट एक्टिविटी एट D2 रिसेप्टर्स। अब आपको एंटागोनिस्ट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक्स में है। एक होता है एगोनिस्ट, क्लियर है, और दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट को तो आप लोग जानते हैं कि जो काम, मिसाल के तौर पर ये रिसेप्टर है, एक मिनट। अच्छा, अभी देख लो, मिसाल के तौर पर ये एक रिसेप्टर है, डोपामिन रिसेप्टर, और इसका नाम क्या है? D2 नाम है। ये क्या करता है? ये एमएसएस लाता है। एमएसएस का क्या मतलब है? वोमिटिंग इंड्यूस करता है। क्लियर है? तो एगोनिस्ट, अगर हम वो ड्रग देंगे जो एगोनिस्ट हो, तो ये क्या करेगा? ये इस एमएसएस को सपोर्ट करेगा, मतलब वोमिटिंग को और भी ज़्यादा करेगा। इसको हम एगोनिस्ट कहते हैं कि वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को क्या करे? बूस्ट अप करे और भी ज़्यादा करे। क्लियर? और अगर हम यहाँ पे एंटागोनिस्ट दे दे, एंटागोनिस्ट, तो इसका क्या मतलब है कि वो इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को क्या करेगा? रिवर्स करेगा, इसको स्टॉप करेगा। क्लियर है? तो एंटागोनिस्ट का जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है। सो द एंटी एमेटिक एक्शन ऑफ द मेटोक्लोप्रामाइड इज ड्यू टू द एंटागोनिस्ट एक्टिविटी एट D2 रिसेप्टर्स इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कीमो रिसेप्टर जोन है, वहाँ पे D2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और मेटोक्लोप्रामाइड इस D2 रिसेप्टर को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो अगर आपसे सिंपली अगर कोई पूछ ले तो आपने ये बताना है कि मेटोक्लोप्रामाइड विल ब्लॉक द D2 रिसेप्टर सो द एमएसएस विल स्टॉप। क्लियर? अच्छा, दिस एक्शन प्रिवेंट्स नोजिया एंड वोमिटिंग ट्रिगर्ड बाय द मोर स्टिमुलाई। अगर किसी वजह से, एक चेंज की वजह से, स्टिमुलाई की वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग हो गई है, मेटोक्लोप्रामाइड दे D2 रिसेप्टर ब्लॉक एंड द वोमिटिंग विल स्टॉप। अच्छा, इसके बाद मेटोक्लोप्रामाइड वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ए केमिकल इन ब्रेन विच कॉजेज नोजिया एंड वोमिटिंग। वही बात हो रही है,
कि ये किस तरह से जो है ना उसको स्टॉप करेगा, ये इसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट आल्सो एक्ट्स इन द स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन टू इंक्रीज मसल कंट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ कि इट विल एक्ट ऑन स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन टू इंक्रीज मसल कंट्रैक्शन। तो जब मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जो स्टमक है उसके अंदर कोई अगर खुराक वगैरह प्रेजेंट हो और यहाँ से कंट्रैक्शन ज़्यादा हो ना, तो कंट्रैक्शन की वजह से वो खुराक यहाँ से मूव कर जाएगा। क्लियर है? स्मॉल इंटेस्टीन की तरफ और फिर लार्ज इंटेस्टीन की तरफ। तो वो खुराक मूव होगा तो यहाँ पे बिल्कुल मैदा खाली हो जाएगा। तो अगर वोमिटिंग और नौशिया इंड्यूस भी हो रहा है तो वो फिर नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया मेटोक्लोप्रामाइड। अच्छा, अब चलते हैं इसकी कुछ मतलब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, सो द इंजेक्शन इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट नॉजिया एंड वोमिटिंग काज्ड बाय कीमोथेरेपी और सर्जरी और टू एड इन सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द स्टमक और इंटेस्टाइन। अगर मिसाल के तौर पर वही बात हो रही है कि अगर कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करना है या सर्जरी हो रही है तो आपने इंजेक्शंस लगाने हैं ताकि सर्जरी के दौरान या कीमोथेरेपी के दौरान नौशिया एंड वोमिटिंग ना हो। क्लियर है? या अगर आप कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें आपका इंटेस्टाइन या स्टमक इन्वॉल्व है तो उसके लिए आपने मेटोक्लोप्रामाइड ज़रूर लगाना है। क्लियर? अच्छा, मेटोक्लोप्रामाइड एज एन एंटी सिकनेस मेडिसिन, वही बात हो रही है। इट यूज टू हेल्प स्टॉप यू फीलिंग और बीइंग सिक, nausea and vomiting, including after radiotherapy or chemotherapy sickness you may get with a migraine। अच्छा, migraine असल में क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ हेडेक। क्लियर है? सर दर्द है और इसको कभी हम डिफ़ाइन करेंगे, कभी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इस पे वन साइडेड पेन होता है, वन साइड ऑफ दी स्कल, इसको हम मैग्रीन कहते हैं। तो ये मैग्रीन की वजह से भी सिकनेस आ सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग आ सकती है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैग्रीन है, मैग्रीन की वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है? उसको हमने मेटोक्लोप्रामाइड के ज़रिए स्टॉप करना है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आपने एक ड्रग लेना है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, उसके गलत असरात होंगे। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास है फीलिंग रेस्टलेस, मतलब आप रेस्ट फील नहीं कर पाएंगे, आपको वो थकान महसूस होगी क्योंकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो सारा D2 रिसेप्टर्स वो जो है ना वो क्या हो रहा है, वो उसको हम मतलब चेंजेस उसमें ला रहे हैं। और अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दहानी करा देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, इसको पहले देखते हैं। रेस्टलेसनेस है, क्लियर है, फीलिंग ड्राउजी एंड टाइड है, क्लियर, हेडेक एंड कन्फ्यूजन है, एंड स्लीप प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे ये मसले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने ये डोपामिन रिसेप्टर्स में डिस्कस किया कि डोपामिन रिसेप्टर्स क्या है, इट विल हैव सम एक्शंस लाइक कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटर फंक्शंस हो गए, तो ये सारे फंक्शन इसके ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से अगर हम D1, D2, D3, D4, D5 की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? तो वो सारे फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो फीलिंग रेस्टलेस, फीलिंग ड्राउजी, लैक ऑफ एनर्जी। अच्छा, नोजिया एंड वोमिटिंग, मेटोक्लोप्रामाइड तो हमने इसलिए दिया कि नोजिया एंड वोमिटिंग को हम क्या करें, स्टॉप करें, लेकिन कभी कभार ये क्या करेगा, अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो ये नोजिया एंड वोमिटिंग को ला भी सकता है। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखें, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स है। अच्छा, हेडेक हो गई एंड स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया उसे कहते हैं जिसको नींद नहीं आती, तो उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया असल में इसमें ये है कि इंसोम्निया में स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती है, नींद नहीं आती, आप कोशिश करते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती। इसके बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल काजेज़ हो सकते हैं, डिप्रेशन हो गई, मेंटल इश्यूज़, मेंटल वेलबींग, ये सारे इसके काजेज़ हैं, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा रहे। अच्छा, अदर साइड इफ़ेक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। गायनोकोमेस्टिया, ये आप याद रखें।
गायनोकोमेस्टिया इज द enlargement और swelling ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। जो ब्रेस्ट टिश्यूज इन मेल होते हैं उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इनलार्जमेंट हो जाती है। क्लियर? तो ये बात आपने याद रखना है कि इससे ये हो सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली caused by the male estrogen level that are too high or out of balance with the testosterone level। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कभी कभार जो है ना, जो मेल एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उसमें इनलार्जमेंट और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई मेल के रिलेटेड कि गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। फीमेल में अगर हम देख ले तो अगर मिसाल के तौर पर एक माँ है और वो अपने बेटे को या मतलब अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ठीक है, और वहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीज़ नहीं हो रहा, मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, तो उस ब्रेस्ट मिल्क को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में कन्वर्ट करने के लिए भी हम मेटोक्लोप्रामाइड यूज़ करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको देख लें। इन एडल्ट्स मेटोक्लोप्रामाइड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू कॉज गायनोकोमेस्टिया एंड गैलेक्टूरिया। ये गायनोकोमेस्टिया की बात तो हमने कर ली ना। गैलेक्टूरिया क्या चीज़ है? फ्रॉम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, in fact it is prescribed to improve flattering milk production in mothers of premature infants। क्या मतलब हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर आपका जो बेबी है वो क्या हो जाता है, वो प्री मेच्योर है। प्री मेच्योर का मतलब ये होता है कि वो 9 महीने से पहले जो है ना उसकी बर्थ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीड है वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम में वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर प्री मेच्योर इन्फेंट है तो उसके लिए फ्लैटरिंग मिल्क की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने फिर क्या करना है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करना है। इसमें प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? तो उसमें हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं और इसको हम गैलेक्टूरिया कहते हैं। तो ये इसकी एक मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो साइड इफ़ेक्ट है वो है गायनोकोमेस्टिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्रेविनेट की तरफ। ये नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। एक मिनट। अच्छा, सो ग्रेविनेट क्या चीज़ है? ग्रेविनेट, एक बात आप याद रख ले कि ये क्या है, ये ब्रांड नेम है, ब्रांड, और इसकी जो जेनेरिक नेमिंग है वो क्या है, जेनेरिक नेम वो है डाइफेनहाइड्रामीन, जिसे हम फार्मूला भी कहते हैं। अच्छा, ग्रेविनेट की तरफ आ जाते हैं। सो ग्रेविनेट 10 mg और 10 mg टैबलेट इज़ अ combination medicine used to treat nausea and vomiting during pregnancy. It prevents the feeling of nausea and sickness in pregnant women. It also provides nutrition to the body. एक बात। दूसरा, diphenhydramine also has an anti-emetic properties which make it useful in treating the nausea that occurs in vertigo or motion sickness। मतलब ये हम सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही यूज़ नहीं करते, ये हम वैसे भी यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? मतलब हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर वर्टिगो है, वर्टिगो का मतलब ये है कि आपका सर चकरा रहा है और उसकी वजह से वोमिटिंग एंड नोजिया आ रही है, तो उसमें हम ग्रेविनेट को यूज़ कर सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये आपने याद रखना है कि इसके एंटी एमेटिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं। वर्टिगो, मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरह से ये जो है ना अपना काम करेगा। सो डाइफेनहाइड्रामीन एक्ट एज एन इनवर्स एगोनिस्ट एट H1 रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे दूसरी बात आ गई है, हमने वही रिसेप्टर्स पे बात करनी है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है इनवर्स एगोनिस्ट, इसका सिंपल वही मतलब है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, क्लियर? अब ये डाइफेनहाइड्रामीन जो है ना, ये कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा? H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। H1 रिसेप्टर का क्या मतलब है? H का मतलब है हिस्टामीन रिसेप्टर्स। क्लियर है? तो हिस्टामीन रिसेप्टर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो डाइफेनहाइड्रामीन है ना, ये डाइफेनहाइड्रामीन ये एज ए एंटी एमेटिक तो यूज़ होता है,
एंटी एमेटिक तो यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा ये एज ए एंटी हिस्टामिन भी यूज़ होता है, एंटी हिस्टामिन भी यूज़ होता है। ये बात आपने याद रख लिया, मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर? तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। डायफेनहाइड्रामीन इज सेडेटिंग पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, वही बात। इट इज़ यूज्ड फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स काज्ड बाय हिस्टामिन रिलीज टू रिस्पॉन्स टू एलर्जन। ये अभी वो डायफेनहाइड्रामीन की बात हो रही है कि ये किस तरह से एलर्जिक सिम्टम्स को ब्लॉक करता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, H1 receptors in the central areas include area of prostrema and vomiting center in the vestibular nucleus। जो vestibular nucleus present है हमारे सेंटर में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहाँ पे एक vomiting center है जिसको हम vestibular nucleus कहते हैं। तो वहाँ पे जो H1 रिसेप्टर होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, हमारा जो वोमिटिंग है, नोजिया है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारा मैकेनिज्म। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास ड्राई माउथ, नोज़ एंड थ्रोट, ड्राउजीनेस, डेजीनेस, नोशिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, खुराक की जो पैटर्न है वो ख़राब होना। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि H1 रिसेप्टर्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, सॉरी हिस्टामिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। तो अगर एक रिसेप्टर एक एरिया पे प्रेजेंट होता है और दूसरे एरिया पे भी वही रिसेप्टर प्रेजेंट है तो फिर उसमें मसले आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकती है। इंक्रीज चेस्ट कंजेशन, चेस्ट में जो है ना कंजेशन ज़्यादा हो सकती है, पानी का जो है ना इडीमा और ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये इसके क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, तीसरे ड्रग की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है स्कोपोलामीन। So, scopolamine is used to prevent nausea and vomiting caused by motion sickness or medication used during surgery। अगर motion sickness की वजह से या मेडिकेशन जो सर्जरी के दौरान यूज़ हुए हो उसकी वजह से आपको nausea and vomiting हो रही है तो उसमें हमने स्कोपोलामीन को यूज़ करना है। Scopolamine is in a class of medication called antimuscarinics। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ये आसान है। हमारे बॉडी में मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं। कौन से? मस्करिनिक रिसेप्टर्स, मस्करिनिक रिसेप्टर। क्लियर? और इस रिसेप्टर पे कौन काम करता है? इस रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन काम करता है। क्लियर है? निकोटीन एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्कोपोलामीन जो है ना वो एंटी मस्करीनिक है, मस्करीनिक के खिलाफ काम करेगा। मतलब क्या है, जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे मस्करीनिक रिसेप्टर का जो काम है ना ये उसके खिलाफ जाएगा, तो वोमिटिंग और नोजिया बंद हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक एसिटाइल कोलिन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करेगा। तो जब एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो जाएगा तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो नोजिया एंड वोमिटिंग स्टॉप। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इससे डरते नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये 3 लाइन है, इसमें आपका ये सारा कुछ जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, so it has been suggested that the scopolamine act in the central nervous system by blocking cholinergic transmission from the vestibular nuclei to the higher center in the CNS and from the reticular formation to the vomiting center। क्या मतलब है, हमने मस्करीनिक रिसेप्टर्स की बात की ना, तो यहाँ पे ये कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना है। क्या करना है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना है। अब कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन क्या है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विच यूज मेनली एसिटाइल कोलिन एज अ ट्रांसमीटर। वही बात हो गई है कि हमने एसिटाइल कोलिन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। क्लियर है? तो एसिटाइल कोलिन असल में क्या है, एज ए ट्रांसमीटर है।
और जो जो ट्रांसमीटर है ना, ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है, ये कोलिनर्जिक से ट्रांसमिट होता है और इसको हम कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कहते हैं। तो जब कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन होती है साइनेप्स से, तो उसमें एसिटाइल कोलिन होता है और एसिटाइल कोलिन एज ए ट्रांसमीटर होता है। तो हमने उसको ब्लॉक करना है ताकि वोमिटिंग और नौजिया ब्लॉक हो जाए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इज फाउंड वाइडली इन द पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन कहाँ पे होती है? पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेयर एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स। मतलब एसिटाइल कोलिन निकोटिन रिसेप्टर्स और मस्करिन रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो हमने क्या करना है, हमने एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करना है। वही एसिटाइल कोलिन से बात हो रही है कि इसको ब्लॉक करके हमने नॉजिया एंड वोमिटिंग को स्टॉप करना है। अच्छा, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे स्कोपोलामीन की जो है ना वो ख़त्म हो गई है कि स्कोपोलामीन हम किस तरह से उसको जो है ना यूज़ करते हैं। तो जो स्कोपोलामीन होता है ना, तो ये सारा कुछ इसका इस तरह से मैकेनिज़्म है। इसके बाद अगर हम देख लें तो वही मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से एंटी एमेटिक्स ड्रग्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह डाले हुए हैं, इसको आप देख लें, ठीक है। ये एमेटिक्स हो गए, इसमें ये सारा जो है ना लोकली एक्टिंग है, सेंट्रली एक्टिंग है। लोकल एक्टिंग में हमारे पास कौन कौन से वो होते हैं जो वोमिटिंग और नौजिया को स्टॉप करते हैं। इसको आप ड्रग नेम यूज़ करके उसको आपने जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। वही एंटी एमेटिक्स क्या चीज़ होती है, तो इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर लोकली एक्टिंग हमारे पास कौन कौन से है, तो इसमें हमारे पास एट्रोफिन हायोसिन, इसके अलावा फिनोल, इसके अलावा गम एकेशिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ एट्रोफिन, हाइसिन, ये डाइल्यूट हाइड्रोसाइनिक एसिड, अमोनियम ट्राइऑक्साइड कॉइलिन, ठीक है। और इसके अलावा टिंक्चर आयोडीन इन द ग्लास ऑफ वाटर, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स बताए गए हैं कि कौन कौन से वो है। सेंट्रली एक्टिंग अगर हम देख लें तो बहुत सारे ड्रग्स है, इसमें आपने सिर्फ अगर नेम्स भी याद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। प्रोमेजिन है, प्रोमेथाजिन है, ठीक है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन में अगर हम देख लें तो वही ये एंटी हिस्टामिन वाला जो ड्रग है ग्रेविनेट डाइफेनहाइड्रामीन, इसको भी हम एज ए वोमिटिंग यूज़ कर सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक अगर हम देख लें तो उसमें हमारे पास स्कोपोलामीन है, ठीक है। तो ये आप इसको देख लें, वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा कि अच्छा ये वाले ड्रग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म है, लेकिन हमने एक और बात यहाँ पे करनी है कि एट्रोफिन जो है ना ये एक ड्रग है, क्लियर है। और एट्रोफिन टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग आफ्टर स्पाइनल इनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन। क्या मतलब है कि अगर आपने सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना है, अगर मतलब सिजेरियन सेक्शन असल में एक सी सेक्शन जिसे हम कहते हैं एक ऑपरेशन है, तो अगर आपने उसके लिए स्पाइनल इनेस्थीसिया दिया हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हो गया है और उसके बाद नोजिया और वोमिटिंग के चांसेस हैं, तो उसके लिए आपने एट्रोफिन देना है। तो सिंपल अगर आप देख ले तो हमने डिस्कस किया कि आपने क्या करना है, मेटोक्लोप्रामाइड देना है। इसके बाद जो डाइफेनहाइड्रामीन हो गई ग्रेविनेट, इसके बाद स्कोपोलामीन, उसके बाद हमारे पास एट्रोफिन, क्लियर है। तो ये सारे ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर हो गए। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देख ले तो हमारा जो एंटी एमेटिक्स वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है,
ठीक है। अब आपने सारे वो ड्रग्स जो है ना वो अपने जहन में याद कर लिए हैं, अब आपको कभी भी वोमिटिंग और नौजिया नहीं होगा। तो सारा ये इस तरह से प्रोसेस है और इस तरह से ये मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म हमेशा याद रख लें, क्योंकि अगर आप सर मेडिकल के स्टूडेंट हैं ना, तो ये बात आपको आपकी एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि मतलब मैं तो डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इतना होना चाहिए, और मैं बीएस का हूँ तो मुझे डिटेल में जाना चाहिए। नहीं, अगर डिप्लोमा के है तो वो एक और दो मैकेनिज़्म तो समझ सकते हैं ना। अगर आपने सिर्फ पेपर ही पास करना है तो वो तो मतलब नकल से भी पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या आप अगर घर में एक बंदे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं ग्रेविनेट या किसी भी चीज़ से, तो अब वो आप कर लें। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो एंटी हिस्टामीन का होगा, और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।